बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया भर के तमाम इस्लामी ममालिक में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान इस वक्त रमज़ान करीम की रहमतें समेट रहे हैं। हुकूमतें वहाँ की रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अवाम की खिदमत और उनके लिए ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं जिससे उन्हें इस मुक़द्दस माह में आसानियाँ मिले। चीज़ें इंतहाई सस्ती कर दी जाती हैं ताकि गरीब भी इस माह की फजीलत समेट सकें। मगर अफसोस कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रमज़ान के आगाज़ के साथ ही सूरत हाल इंतहाई गंभीर रही। वजह अल्लामा साद रिज़वी की गिरफ्तारी और फिर मुल्क गिर एहतजाज, धरने, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत दोनों की जानिब से। नाज़रीन, रियासत जिसने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांसीसी सफ़ीर को वादे के बावजूद मुल्क बदर नहीं किया और मुद्दत ख़त्म होने से कबल अल्लामा साद रिज़वी को गिरफ्तार करके मामले को मिसहैंडल किया। अब तक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हुकूमत और TLP दोनों जानिब से शहादतें हुई हैं, दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं, माली नुकसानात हुए हैं। हुकूमत की बात की जाए जो पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी मगर अब मुज़ाकरात का अमल शुरू कर चुके हैं। आज वज़ीर आज़म ने इस मामले पर आवाम से खिताब में कहा है कि पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत का गलत इस्तेमाल करने वाले अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर TLP की बात की जाए तो उनका नारा यही है कि आशिकान रसूल जान दे देंगे मगर हुकूमत से समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ ये उठाएंगे नाज़रीन कि दीगर मुस्लिम ममालिक में इस वक्त ऐसे हालात क्यों नहीं? क्या वहाँ सच्चे आशिकान रसूल नहीं हैं? क्या वहाँ की हुकूमत वादे करके नहीं मुकरती और दूर अंदेशी से काम नहीं लेती और माह मुबारक में अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाती है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे मेहमान मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, TLP से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। उज़मा कारदार साहबा PTI से हमें रिप्रेजेंट करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो हम बात करते हैं गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो यकीनन किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाता इस मामले को, चाहे वो किसी भी मुल्क का मुसलमान हो। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है वो दीगर मुस्लिम ममालिक में क्यों नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया। असल में दीगर मुस्लिम ममालिक का अगर आप पाकिस्तान से तकाबुल करें तो ये वो शानदार मुल्क है जो लिया ही कलिमा तैयबा के नाम पर है, शान रिसालत के नाम पर है, जिसका पहला नारा यही था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है जिसने सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बदतरीन काफिर करार दिया। ये वो मुल्क है जिसने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी करते हुए इस मुल्क के आईन में कादियानियों को काफिर करार दिया गया। ये वो मुल्क है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास नेमत है। इस मुल्क में ऐसे हालात क्यों हैं? ये इस मुल्क की नालायक गवर्नमेंट की वजह से है। ये वो नालायक गवर्नमेंट है जिसके वजीर एक मुआहिदा करते हैं, उस पर साबिक वजीर दाखिला ने साइन किया और वजीर मजहबी उमूर ने साइन किया। फिर दोबारा एक मुआहिदा होता है, उस पर वजीर दाखिला मौजूदा ने साइन किया और फिर वजीर मजहबी उमूर ने साइन किया। और उसकी तौसीक इस मुल्क का वो वजीर आजम करता है जो कहता है कि मैं इस पाकिस्तान को रियासत मदीना का मॉडल बनाऊंगा, और वो रियासत मदीना का नाम लेकर गाड़ी को इसराइल के स्टाफ पर ले जाना चाहता है। और वो झूठ इतने बोलता है, हर बात पे यू टर्न लेता है और वो कहता है कि हम फ्रांस के सफीर को करारदाद के जरिए यूं निकालेंगे, और जब टाइम होता है तो बयान वो देता है जो अभी आपने कहा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलत इस्तेमाल, इससे जज्बात मशरू हुए हैं, इश्तियाल पैदा हो रहा है। ये वजीर आजम को लायक ऐसी बात करना? लोग जो है एक सिपाही भर्ती करते हुए पुलिस का या फौज का एक सिपाही भर्ती करते हैं, उसके 150 मेडिकल टेस्ट करते हैं कि वो कहीं से अंधा काना लूला लंगड़ा तो नहीं है, उसका दिमाग तो ठीक है। लेकिन वजीर आजम यहाँ पर लाया गया है जो बिल्कुल ही फारिग है, जिसका ऊपर का दिमाग ही खाली है, उसको ये पता नहीं चलता कि वो बात क्या करता है। उसकी बेगम उसको बताती है कि तू वजीर आजम है यहाँ का, और वो एक मुआहिदा साइन करता है, उसकी तौसीक करता है, मीडिया में ऐलान करता है और फिर मुकर जाता है। और फिर कहता है ये यू टर्न की पॉलिसी तो हमारी हिम्मत है और हमारा ये है। अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को इंशाअल्लाह, ये मैं आपको कह रहा हूँ मोहतरमा कि ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से ज्यादा जलील ख्वार होगी। उसकी वजह यह है कि उसने तो एक आशिक रसूल मलिक मुमताज कादरी को फांसी दी, इसने तो आसिया मलूना को रिहा किया, उसके बदले में हजारों लोगों को कैद किया। उसके बाद ये जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हुआ।
जो आज तक जारी है। ठीक और है। ये सारा काम ये चलिए मैं उज़मा साहिबा से भी जरा जी उज़मा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करूं। उज़मा साहिबा, एक तो सबसे पहले ये कि आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो तौजीहात पेश की अभी कौम से खिताब करते हुए, एक तो मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ, दूसरा उन्होंने कुछ मुआशी हमें नुकसानात के बारे में भी बताया कि हम इस तरह नहीं निकाल सकते फ्रांस के सफ़ीर को क्योंकि हमारे स्टेक्स लगे हुए हैं, यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक पाकिस्तानी प्रोडक्ट की रसाई है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और उन्होंने एक और बात भी ये की कि क्या अगर हम सफ़ीर को निकाल भी देते हैं तो हमारे ताल्लुकात तो ख़राब होंगे ही होंगे, फिर दूसरा कोई यूरोपीय मुल्क जो है वो इस तरह कर देगा। अब अगर यही आर्ग्यूमेंट थे तो जब लास्ट टाइम खादिम हुसैन रिजवी जब जिंदा थे और जब जाके उनके साथ एग्रीमेंट किया गया था तो ये चीज़ें उस वक्त उनके सामने क्यों नहीं रखी गई, उस वक्त क्यों घुटने टेक दिए गए, उस वक्त क्यों मुद्दत और वादे कर लिए गए कि इस टेन्योर तक हम इनको फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज देंगे। और फिर जब 21 अप्रैल को अल्लामा साद रिजवी ने दिया हुआ था, वार्न किया हुआ था, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लेना, ये तो खुद आबेल मुझे मारने वाली बात हो गई ना मोहतरमा। जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं तो बड़ी परेशान हूँ और रंजीदा भी हूँ आपके मेहमान की बातें सुन के, क्योंकि मुझे बहैसियत एक मुसलमान के मुझे ऐसा लगा कि शायद इन लोगों ने हमें तो बिल्कुल खारिज ही कर दिया है। देखिए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हम सब के दिलों में इंग्रेन्ड है। कोई भी मुसलमान जो है वो तौहीने रिसालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता और नामूस रिसालत के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार है। तो ये कहना कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हम बहुत मोहब्बत करने वाले मुसलमान हैं और बाकी सारे नहीं हैं, मेरे ख्याल में ये इस्लाम ने कहीं हमें नहीं सिखाया। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी पे एक नज़र दौड़ाएं तो इनको मालूम होगा कि वो उनकी शख्सियत क्या थी। वो तो वो जो उनके ऊपर जो कूड़ा फेंकने वाली जो औरत थी, जब उसने एक दिन नहीं फेंका तो वो खुद जाके उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भी आज तुम्हारी तबीयत ठीक है, खैरियत है। उन्होंने तो जब उनके पाँव जख्मी हो गए और वहाँ ताइफ वालों ने जो किया, उन्होंने तो कभी बद्दुआ भी नहीं दी। और यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जो आपने जो मुआहदे की बात की, देखिए मुआहदा जो पिछले 2 महीने से नेगोशिएशन हमारी जारी हैं, क्योंकि जब धरना दिया जाता है, हमने भी धरना दिया था, लेकिन हमने एक मखसूस मुकाम पे दिया था जहाँ पे लोगों को उसकी डेली जिंदगी में रुकावट ना आए। अगर आप मेन चाराहें बंद करेंगे तो एक आम जो शहरी है पाकिस्तानी, उसके सारे हकूक आप तलब कर लेते हैं। आप एम्बुलेंसेस को रोक लेते हैं, आप स्कूल जाने वाले बच्चों को रोक देते हैं, आप जिंदगी जो है आप जिंदगी जो है मुअत्तल करके कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है। ठीक है। अच्छा उज़मा साहिबा, मैं थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट जी उतना ही हक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उज़मा साहिबा कि आबिद साहब को इस्लामाबाद की आपको डिस्टर्ब नहीं किया, खबर पैदा करें। उज़मा साहिबा एक्चुअली मैडम मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा, मुफ्ती साहब की जो है फ्लाइट है, कुछ देर बाद ही वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो हम थोड़ा उनको टाइम दे दें, उनसे सवालात कर लें, फिर उसका जवाब आप देखिए। मुफ्ती साहब को मेरी गुजारिश है, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। ठीक है, मैं हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम एंगेज करें इनको, क्योंकि ये भी एक सियासी एंगेज का टाइम गलत हो गया ना उज़मा साहिबा, ये काम पहले करने चाहिए थे। जी जी मैं जो एम्बेसडर हैं उनको निकाल चले। मैं जरा मुफ्ती आबिद साहब से आपसे इस मामले को, और अगर इस टाइप की आप रेजोल्यूशन कोई लाना चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है उज़मा साहिबा, पॉइंट आपको समझ गए। वहाँ पे इसको डिस्कस करके जो पार्लियामान में डिसाइड होगा उसके मुताबिक पार्लियामान के नालायक और चोरों की है तय हुआ था। अब इस मुआहदे में इनको चाहिए था ये 20 अप्रैल तक ये वेट करते। चलिए आबिद साहब, मान लिया कि हुकूमत में इस तरह की दूर अंदेशी नहीं, मामलात को मिस हैंडल किया गया, लेकिन सर एक तो आपकी तरफ से भी कुछ लूज टॉक हुई है, मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये है कि ये जब 126 दिन का धरना दे, नाचने गाने वाला धरना,
जब ये 126 दिन का नाचने का मैं उस्मा साहिबा देखिए इस तरह तो समझ नहीं आनी ना किसी की भी बात। इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ने की कॉल चले मैं उस्मा साहिबा आपको मौका दूंगी भरपूर। मुफ्ती साहब की फ्लाइट है इसलिए मैं उनको जल्दी टाइम दे रही हूँ। जी मुफ्ती साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब ये 126 दिन का धरना दें तो वो जायज है, जब ये पार्लियामेंट पे हमला करें तो वो जायज है, जब ये पीटीवी पे हमला करें तो वो जायज है। वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आती। वहाँ पर जब ये बोले मुल्क को जला दें, सिविल नाफरमानी करें, बिलों को फाड़ दें और ये करते हैं वो करते हैं, तो उस नालायकी आजम का वो सब करना जायज है। और अगर कोई नबी के नाम पर रोड पर आके बैठ जाए तो उनको सीधी गोलियां मार दें। ये वो बदतरीन कौम है जो आई ही। आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन कुछ चीजें कुछ वीडियो इस तरह वायरल हुए हैं। ये वो लोग हैं अंग्रेजों के इशारे हैं, अच्छा अंग्रेजों के कवानीन पर अमल करवाना चाहते हैं। देखिए, अल्लाह इनको इबरत का निशान। सब्र और बर्दाश्त के साथ और मुहज़्ज़ब एक गुफ्तगू होनी चाहिए। मुफ्ती साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर कि मान लिया कि इनमें दूर अंदेशी नहीं, मामलात गलत तरीके से हैंडल किए, जो पहले काम कर रहे थे वो अब करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमने कुछ वीडियो वायरल देखी है जिसमें आप लोगों की तरफ से भी जो आपके कारकुनान थे उन्होंने भी तो कुछ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की हैं, उन्होंने भी अवामी और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने भी लोगों को उनके घर जाने नहीं दिया, उन्होंने भी एम्बुलेंसेस को रोका। तो दूर अंदेशी तो आप लोगों की तरफ से भी नहीं दिखाई गई। ये एम्बुलेंसेस को इन्होंने खुद रोका, इन लोगों ने एम्बुलेंसेस वालों को खुद रोका जब हमारे लोग रास्ता देते थे। उस्मा साहिबा इस तरह आपकी बात भी सुनी जाएगी। उस्मा साहिबा मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ आबिद साहब से, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आप भी सुने उन्हें। कोरोना से नाम मिलने की वजह से। अच्छा आबिद साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर, ये जो जिस वीडियो की मैं जिक्र कर रही हूँ कि नजर आया हमें सोशल मीडिया पे कि आपके भी जो कारकुनान थे जो सड़कों पे बैठे हुए थे, जिनके हाथों में डंडा था, उन्होंने भी डंडों का बेदरग इस्तेमाल किया, अवामी इमलाक सरकारी इमलाक सबको तहस नहस किया, लोगों को मारा, जख्मी किया कर दिया। और वज़ीर दाखिला का बयान तो सुने, तहस नहस क्या किया इन्होंने, बहुत बड़ी दहशतगर्दी की और ऑक्सीजन नहीं जाने दिया। अच्छा, इन्होंने बहुत बड़ी दहशतगर्दी की और इससे पुलिस वाले जख्मी हो गए। अच्छा, और तो तुम लोगों ने सीधे फायर मारे लोगों को, वो पाकिस्तानी वो भी गलत है ना। हम ये कब कह रहे हैं कि हुकूमत ने सही हिकमत अमली अपनाई है? हुकूमत ने तो और मामले को खराब किया, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग तो इस्लामी तालीमात पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान हैं, आशिक हैं, तो आप लोग को तो उनकी तालीमात पे अमल पैरा होना चाहिए था। आप भी धरना देते 126 दिन का नहीं 226 दिन का देते आप लोग धरना, लेकिन पुरअमन धरना देते सर। लेकिन वो फ्रांस के इशारे पर उनसे इमदाद खाते हैं ना, ये पीटीआई वाले चलिए उनके इशारे पे रहे। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जो दिल जिसका करता है वो। मुझे तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना। उस्मा साहिबा प्लीज आप थोड़ा सा, उस्मा साहिबा आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मैं देखिए इस तरह तो फिर सैर हासिल गुफ्तगू होगी नहीं ना, इस तरह तो इल्जाम दर इल्जाम। घर पे कोई नहीं सुनता जी सर। आबिद साहब, अच्छा आबिद साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या मैं मानती हूँ मैं बार बार वही सवाल कर रही हूँ, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा सर। आप लोग तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा है ना, आप लोग को सब्र बर्दाश्त के साथ बैठे रहते, आप लोग 226 दिन बैठे रहते, आप लोग भी डंडों का बेदरग इस्तेमाल नहीं करते, नुकसानात माली नुकसानात नहीं करते, पुलिस वालों को तो आप लोग की जानिब से भी डंडे पड़े ना सर। मैं आपको बात बताता हूँ, अगर बीच में कोई ना बोले तो। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक दिन धरना दिया, एक दिन इन्होंने स्टेट फायर खोल दिया। अच्छा, कोई किसी के पास नहीं था, क्योंकि हमारी तारीख रही है अहले सुन्नत की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अख्तियार नहीं उठाते, हमारे लोग डंडा नहीं उठाते, हमारे लोग पत्थर नहीं उठाते। हमने फैजाबाद में धरना दिया नवाज शरीफ के दौर में, जब उसने खत्म नबूवत पे डाका डाला तो हमारी जानें गईं, लेकिन हमने किसी को नुकसान नहीं दिया। मीडिया उस वक्त ही हमारे खिलाफ ठोकता रहा, अंग्रेज से पैसे लेकर, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है, आजाद मीडिया नहीं है। इसीलिए आप इस चैनल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया को ठीक है आज भी इमरान खान की गवर्नमेंट ने कैद किया हुआ है। सही बात कोई नहीं दिखाएगा, ये गलत और झूठा प्रोपेगेंडा है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या गारंटी है अगर फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाता है तो आगे ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की जाएगी? क्या गारंटी है सर? क्या दोबारा बोलें? मैंने कहा क्या गारंटी है कि अगर फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाता है तो आगे कोई मगरबी मुमालिक जो है ऐसे इकदाम नहीं उठाएगा? आप जैसी समझदार मेरी बहन एंकर से ये सवाल मैं तो सर आपसे पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि अगर फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाएगा तो ताहयात ये गुस्ताखी कभी नहीं की जाएगी, किसी भी मुल्क की तरफ से नहीं की जाएगी? आप कभी बीमार हुई हैं?
آپ کبھی بیمار ہوئی ہیں جی آپ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں جی آپ نے ڈاکٹر کو کہا کہ ایسی گولی دو کہ جس کے بعد کبھی بھی میں بیمار نہ ہوں, مجھے ایسا انجیکشن لگاؤ کہ کبھی بھی میں بیمار نہ ہوں, ایسا ہوا نہیں ہو سکتا بھائی. ابھی انہوں نے فرانس نے سرکاری سطح پر توہین کی ہے تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہماری سرکار سرکاری سطح پہ اس کو جواب دے. ہمارا پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا. تو سر یہ OIC نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ وعدہ کیا, مفتی صاحب یہ 52 ممالک ہیں, تقریباً 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں, 52 مسلم ممالک ہیں, انہوں نے کیوں یہ مطالبہ نہیں کیا؟ بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم سے تو سر نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ نہ کریں. عابد صاحب آپ میرے بات کو غلط پریٹینڈ کر رہے ہیں. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جب اتنا بڑا فورم ہے تو کیوں مسلم ممالک یہاں پر اتحاد نہیں دکھاتے, مل بیٹھ کر آپ اگر یونٹی کے ساتھ. سر آپ کو یاد ہوگا فرانس میں نکلے تھے نا, کیوں کام لیتے ہیں کہ اسٹریٹ فائر کھولا, کہاں اسٹریٹ فائر کھولا, کہاں پہ دیکھا آپ نے اسٹریٹ فائر کھولتے ہوئے؟ ہم نے تو صرف یہ دیکھا کہ آپ ڈنڈے چھوڑتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے پولیس والوں کے ساتھ جو حشر کیا, ہم نے تو ان پولیس والوں کے روتے ہوئے بچوں کو دیکھا جن کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا. آپ نے نہیں دکھانا, ہم آپ کو ویڈیو بھیجتے ہیں اسٹریٹ فائر کھولنے کی, ہم بھیجتے ہیں ویڈیو, آپ واٹس ایپ نمبر دیں, آپ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں. نہیں اسٹریٹ فائر تو کیے گئے, خیر کیسے تڑپ رہی ہیں لوگ وہاں مسجد رحمت اللہ. دیکھیں دونوں طرف عابد صاحب, میں آپ سے اور عظما صاحبہ, آپ دونوں میرے جب وہ ان کو ڈنڈے چھوٹے مار رہے تھے, جب ان کو ہلکان کر رہے تھے وہ. اچھا آپ میری بات سنیں پلیز, میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گی, اس طرح تو پھر ڈسکشن آگے نہیں بڑھ سکے گی. دیکھیں یہ بتائیں, آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا ہے کہ وہاں کی پولیس کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہاں کی پولیس, لیکن عظما صاحبہ آپ لوگوں نے دیکھا ایک چیز کو تو ایڈمٹ کریں نا کہ معاملے کو خراب بھی تو حکومت نے کیا ہے نا. اس وقت وعدہ ہی نہیں کرتی کہ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکالیں گے, یہ سلوشن نہیں ہے, کوئی اور مطالبہ نہیں ہوا تھا, صرف یہ وعدہ ہوا تھا کہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے ہم پارلیمان میں لے کے جائیں گے, صرف یہ معاہدہ ہوا تھا. وہاں پہ پارلیمان کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ اچھا تو پھر پارلیمان کے اجلاس سے پہلے آپ لوگوں نے سعد حسین رضوی کو کیوں گرفتار کر لیا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیجیے. انہوں نے 20 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد مارچ کا انہوں نے عظما صاحبہ جو آج مذاکرات ہو رہے ہیں, اب آخر گھٹنے ٹیکے نا حکومت نے اتنے دن کے بعد, یہ پہلے کام کر لیتی. پہلے تو شیخ رشید پرسوں تک تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم TLP سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. دیکھیں وہ جب آپ 800 اہلکاروں کو زخمی کریں, 4 کو آپ شہید کریں, 40 پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائیں, پورا آپ صوبہ اور ملک بند کر دیں, شہرائیں بلاک کر دیں, اس طرح کی جب حرکتیں کریں تو پنجاب حکومت نے تو یہ صورتحال پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی ہے نا, یہ صورتحال آپ ڈکلیئر کریں. ہم نے ماڈل ٹاؤن تھانے میں بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی تھی, اس وقت حکومت کوئی اور تھی, عمران خان صاحب ان پہ تنقید کرتے تھے. آج حکومت عمران خان صاحب کی ہوگی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کی محبت عقیدت میں, اور ملک کو توڑ, بالکل ملک کو دیکھیں نقصان پہنچانے کی بات نہیں ہے یہاں پہ. بات یہ ہے کہ ٹیٹ فلی اور سمجھداری کے ساتھ معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. پہلے بھی آپ نے 2017 میں یہی TLP تھی, ان سے مذاکرات کیے تھے, 2018 میں بھی کیے. اب عابد صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ناموس تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ جتنی بھی دینی جماعتیں لگاتی ہیں, اب اگر کسی وجہ سے حکومت اس وقت کمٹ کر لیتی ہے اور بعد میں جب پریکٹیکلی اور فزیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے, اس کو ہرڈلز نظر آتے ہیں, تو وہ پھر ان کی بات پہ کو کاؤنٹر کرتی ہے, وہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اب اگر ہر بار ہماری حکومت جو ہے وہ دینی جماعتوں کے آگے اگر اس طرح ان کی بات مانتی رہی تو پھر تو ریاست کی رٹ تو کبھی بھی نہیں قائم ہو سکے گی نا. سر میں یہ آپ کی بات, بہت خوبصورت سوال آپ نے ان سے کیا, اور ان کے پاس ماشاءاللہ سے ان سارے سوالوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں ہوگا. جب یہ لوگ نواز شریف کے خلاف دھرنا ہوا ختم نبوت پر, عمران خان کے بیان دیکھ لو, ایک شیدہ ٹلی کے بیان دیکھ لو, شیخ رشید کے, میں مار دوں گا, آخری بار نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ ہے. ختم نبوت کا موضوع ایسا ہے, جلا دو, مار دو, نکل جاؤ, تباہ کر دو, سارے نیٹ پر بیان موجود ہیں. اچھا, اور آج جب یہ معاملہ ہوا, جب وہ خود گورنمنٹ میں ہے, تب پتہ چلا کہ جناب سارا کام الٹا ہو گیا. میں آپ سے کہتا ہوں ریاست کی رٹ کو کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر جب ریاست فرعون کی ہو جائے تو عوام تو مرے گی, لیکن فرعون کی طاقت بھی ختم ہو گئی تو عمران کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی.
اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم گولیاں چلا کے لوگوں کو مار دیں گے, ختم کر دیں گے. اچھا عابد صاحب, ایک بہت کڑوا سوال ہے لیکن میں پوچھنے کی جسارت رکھتی ہوں کہ یہ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے جب دھرنا ہوا تھا نواز شریف کی حکومت میں, کہا یہ جا رہا تھا, پھر آپ نے 2018 میں جو بڑی پنجاب سے بڑی سیٹیں بھی لی تھیں آپ لوگوں نے, آپ کے 2 منسٹرز یہاں ایم پی اے جو ہیں وہ سندھ سے بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے سر کیا وہ جو خادم حسین رضوی صاحب نے اس وقت جو دھرنا دیا تھا جس میں وزیر قانون کو ہٹایا بھی گیا تھا, کیا وہ پلانٹڈ تھا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت آپ لوگ کو استعمال کیا تھا نواز شریف کے خلاف, تاکہ آپ لوگوں کی زبانی جو ہے وہ ہمارے ویورز جو ہے وہ جان سکے کہ اصل حقیقت کیا تھی؟ اصل حقیقت یہ ہے نواز شریف نے غلطی کی اور قادیانیوں کو خاموشی سے داخل کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے خلاف ہم لوگ میدان میں آئے. اتنے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی تھی نواز شریف کو گرانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ہمارے ادارے لگے ہوئے تھے, اس کو ڈیمیج نہیں کر پا رہے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا, جب ایمان کی بات آئی لوگ نکل گئے. لوگ نکلے تو اسٹیبلشمنٹ نے بولا یار جو کروڑوں روپے خرچ کر کے کام نہیں ہوا وہ یہ مولوی لوگوں کے ذریعے مفت میں ہو جائے گا. تو انہوں نے ہم پر ایکشن نہیں کیا, یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے ہم کو گولیاں نہیں ماری, اس لیے نہیں ماری, انہوں نے قانون کے مطابق عمل کیا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں ان کا بھی فائدہ تھا. وہی اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ہے. اس وقت پی ایل پی والے بہت اچھے تھے. ابھی کیا فائدہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ ابھی اسٹریٹ فائر کیا پنجاب حکومت یا عمران خان کی حکومت نے ان کو کس نے کہا کہ اسٹریٹ فائر کریں؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ایسا؟ ہاں اس حکومت میں کہاں اتنا تب پڑے گا یہ مسلمانوں کو گولی چلا سکے. ایک سے یقیناً وہ خفیہ ہاتھ ہیں جن کو بے نقاب ہونا چاہیے. لوگ ہیں, اللہ ان کا اقتدار ہی کم کر دے گا, وہ بھی تباہ برباد ہو جائیں گے, لیکن مسلمان کا خون رائے گا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئے. ہاں اگر ہمارے کام سے کسی نے فائدہ اٹھایا تو وہ جانے اس کی آخرت. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی آواز اس وقت زیادہ سنی جاتی جب آپ لوگ جو ہیں وہ ان کے ایکشن پر ریئیکشن نہیں دیتے؟ اگر وہ حکومت جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ لوگوں کو تشدد کر رہی تھی, آپ لوگ خاموشی سے بیٹھتے, آپ لوگ بھی اپنے ڈنڈوں کا زور نہیں چلاتے, آپ لوگ ایک میسج تو کنوے کرتے نا. لیکن معاملہ یہاں خراب یہ ہوا ہے کہ آپ لوگ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے پرتشدد کارروائیاں کرتے ہوئے, اور پنجاب پولیس کے اسٹریٹ فائر کی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں, ان کے بھی ڈنڈے اور شیلنگ وغیرہ ہمیں نظر آئے. اب دونوں میں سے معصوم کون ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. 70 جنازے ہم نے اٹھائے, پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں معصوم کون ہے. لوگ ہمارے ہزاروں زخمی ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں معصوم کون ہے. تو اس طرح سے دیکھیں, وہ بھی اللہ اور رسول کا نام لینے والے پولیس اہلکار شہید ہوئے نا, وہ بھی تو کوئی اللہ معاف کرے کوئی کافر تو تھے نہیں. جو پولیس اہلکار شہید ہوئے, جو اتنے سارے زخمی پولیس اہلکار ہیں, وہ بھی تو اللہ اور امتی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کا نام لینے والے ہیں. میری بہن, جو پولیس اہلکار مسلمان شہید ہوئے ہم ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ غلط ہوا, لیکن ہوا حکومت کی وجہ سے. عوام اور پولیس کو آمنے سامنے کر دیا, عوام اور رینجرز کو آمنے سامنے کر دیا. کس نے؟ اس نالائق حکومت نے. یہ سارا قصور نور الحق قادری اور شیدہ ٹلی کا ہے, یہ شیخ رشید کا ہے, جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارا قصور وزیر اعظم عمران خان کا ہے, جو جھوٹوں کا سردار ہے, ٹھیک ہے, جو ٹی وی پہ آ کے توثیق کرتا ہے اور بعد میں مکر جاتا ہے. یہ سارا قصور حکومت کا. چلے عظمیٰ صاحبہ, آپ یہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں, میں تو یہ الزامات ہی بولوں گی کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عظمیٰ صاحبہ, اب یہ مجھے بتائیے کہ جس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تب تو وہ ان تمام معاملات کو سپورٹ کرتے تھے, سپورٹ آج بھی کرتے ہیں. وہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو اس کو اللہ معاف کرے, کوئی استغفر اللہ, کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کرے گا, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے, میں آپ کے جواب دینے سے پہلے ایک اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مفتی صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اور اسٹیبلشمنٹ میں کون ہے, ہماری افواج ہے سر فہرست, ٹھیک ہے, ان کو یہ کس طریقے سے ان کو یہ بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سرحدوں کے محافظ ہیں, یہ ہمارے مجاہد ہیں, یہ ہمارے شہید ہیں جو ہماری خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور ان سے بہتر جو ایک مسلمان ہے میرے تو نظر میں اور کوئی نہیں ہو سکتا جس طرح سے ہماری افواج ہماری حفاظت کرتی ہیں. لیکن یہ ان کو ان میں بھی برائی نظر آ رہی ہے. اصل میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت فیض آباد پہ جب دھرنا دیا گیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر یہ پاکستان میں ان کے لیے کوئی آئین نہیں, کوئی قانون نہیں ہے, بے مہار کی طرح جو مرضی کرتے پھریں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو دوسرے یہ بات ساری یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے
यूनाइटेड नेशंस में जाके इस्लाम का और नामूस रिसालत का मुकदमा जो था वो पूरी दुनिया के सामने खड़े होके तो उनको लड़ा भी और उनको पावर भी कराया कि ये आप जो मुसलमानों की जो उस्मा साहिबा, हमें इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब ने जब वहाँ तकरीर की थी तो उन्होंने ये बात भी, उन्होंने इसका भी इजहार किया था कि मैं चाहता था, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ जो कि मुसलमान ममालिक की कोई तंजीम हो और वहाँ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर और उन तमाम चीज़ों पर इन लोगों को लेके एक मतलब एतमाद में लेके कुछ मामलात ऐसे रखूं। वो बात हमें याद है। बात सिर्फ इतनी है, जो OIC में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन सबके सरबराहान को बात सिर्फ इतनी है उस्मा साहिबा कि दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी गई जो हमारे मुल्क में देखी गई है। देखिए फ्रांस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताए ना, अभी ईरान में मैं देख रही थी एक सोशल मीडिया पे कि वो फ्रेंच एम्बेसी के सामने बैठ के एहतजाज करें। पुरअमन एहतजाज है ना। देखिए मैं बात सिर्फ इतनी, आप एहतजाज, आप सिर्फ मेरे कहने का मकसद जो पहला सवाल था मेरा वही आखिरी सवाल है कि क्यों आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी में जो है वो साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया? आपको नहीं पता था कि कितनी आग लगेगी अगर इस तरह का? ये तो हमारे पहले एग्जाम्पल तो नहीं। देखिए मैं ये बिल्कुल मैं मानती हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमने इस तरह की कोई एक्शन लेनी भी थी तो हमें उसकी हैंडलिंग सही करनी चाहिए थी, हमें तैयारी रखनी चाहिए थी कि जी हमने जो इसके नतीजे में जो आगे रिएक्शन आएगा उसको हमने कैसे हैंडल करना है। ये थोड़ी हमसे कोताही हुई है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों तरफ से ये चीजें फिर आउट ऑफ हैंड भी हुई हैं। लेकिन बस आपसे कहते हैं ना कि पुलिस वालों को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही होती है कि आप कोशिश करें कि कोई किसी किस्म का खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो बेचारे जो हैं वो उनके पास वेपन हो भी तो वो उसको नहीं इस्तेमाल करते अनलेस के फिर सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए जो मॉडल टाउन में आपने देखा था किस तरह से 14 जाने शहीद हुई थी। तो पुलिस वाले की जो है वो चेन ऑफ कमांड कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से अफाम तस्कीन के साथ। अच्छा बस लास्टली बता दीजिएगा, जो पार्लियामान में तकरीर या शेख रशीद ने भी बात की, राजा परवेज अशरफ ने उस पे काउंटर किया उनको, और जब अली मोहम्मद खान जब इसमें पार्लियामेंट में मतलब तकरीर करने आए तो फिर अर्जेंट कर दिया गया था हाउस को। सुनने में यह आ रहा है कि आपके अपने अंदर जो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो भी हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर यही हालात हुए तो हम हुकूमत के साथ नहीं होंगे। कितनी सदाकत है इसमें? मैंने अली मोहम्मद ने बाहर तो निकल के बात की है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इस्तीफों का जिक्र नहीं है और कोई इस्तीफे नहीं दे रहा है। बाहर तो निकल के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब देखें अगर को किसी सारे यही बात कर रहे हैं जो हमारे पार्टी में भी हैं, यहाँ वजीर चौहान की भी मैं स्टेटमेंट यही पढ़ रही थी कि वो भी यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उनके साथ बातचीत का सिलसिला होना चाहिए और वही हो भी रहा है। हमारी 5-6 घंटे से मुसलसल साद रिजवी के साथ एक बड़ी हाई पावर डेलीगेशन है, नूरुल हक आदमी है, हमारे गवर्नर साहब हैं और इस तरह के लोग हैं, वो सारे अंदर मुज़ाकरात ही कर रहे हैं बैठ के। चले उज़्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बार बार एक ही बात करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। क्या अपने ही मुल्क को आग लगाने से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा हैं? बिल्कुल नहीं है। हमें चाहिए कि OIC की तंजीम को इकट्ठा करें और वहाँ पे ये मामलात उठाएं और तमाम मगरबी ममालिक जो बार बार इस तरह की हरकत करते हैं, नाजिबा हरकत करते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहिए। रही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वरफ़ाना लका ज़िक्र, यानी कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो हशर तक कायम रहेगा, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।